ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा जी से। एक बात है कि आपसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री जी को देखें तो वो बहुत चुपचाप रहने वाले हैं और ऐसा ही कहा जाता है नरेंद्र सिंह जी के बारे में, वो उनके पूरक थे। आप बहुत ज़्यादा मुखर हैं, तो सत्ता और संगठन का ये जो मेल है इसको किस रूप में देखते हैं? आपने देखा होगा कि किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि उसके 1 वर्ष पूरे होने पर कोई आयोजन होता हो। मुख्यमंत्री जी ने अपने निमंत्रण से सबको बुलाया और कहा कि चरैवती के मार्ग पर चलने वाले हमारे अध्यक्ष का मैं सम्मान करना चाहता हूं। मुखरता में उद्दंडता तो नहीं कही। मुखरता किसके लिए? संगठन के लिए। आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं और यदि मैं इसे सोच समझकर नहीं कहूंगा, मेरा एक लोभ रहता है कि मेरे संगठन का नुकसान नहीं हो, मेरा नुकसान हो जाए। दिग्विजय सिंह जी ने एक पत्र लिखा था, आपको याद होगा, सबसे पहले मुझे, और एक समाचार दिया था कि उसकी औकात क्या है। मैंने पत्र लिखा था कि मेरी औकात तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी की इतनी औकात है कि 2-2 बार आप सरकार में नहीं आ रहे। और मैंने ये भी लिखा था कि मेरी औकात रोज घटे, मेरी पार्टी की औकात रोज बढ़ती रहे। और मेरी पार्टी की औकात बढ़ेगी तो आप सबको अपनी अपनी औकात पता लगती रहेगी। इसलिए राजनीति में व्यक्ति का औकात नहीं होता है, विचार का औकात होता है, संगठन की औकात होती है। हर के अपने अपने कार्य के तरीके होते हैं, लेकिन हमने जिस तरह से काम किया, संगठन और सत्ता का अनुपम उदाहरण पूरे भारतवर्ष के राज्यों में नितिन गडकरी जी से लेकर सारे संगठन के हमारे नेता देते हैं कि अगर सामंजस्य, समन्वय और सामूहिकता देखनी है तो मध्य प्रदेश के उस जगह जाइए जहां कुशाभाऊ ठाकरे ने अपने खून के कतरे से संगठन को खड़ा किया था। इसलिए मुझे गर्व है। और पद्धति अलग अलग हो सकती है और मुखरता अपराध नहीं है, मुखरता पार्टी के विस्तार का सहायक बनना चाहिए। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया विधानसभा में। क्या कांग्रेस आक्रामक हो रही है मध्य प्रदेश में, और यदि हो रही है तो संगठन की क्या रणनीति है, बीजेपी की क्या रणनीति? क्या कांग्रेस को शिथिल होना चाहिए? क्या कांग्रेस 3 साल से शिथिल थी? क्या शिथिलता उसका स्वभाव होना चाहिए? हर दल सरवाइव करने के लिए काम करता है और इसलिए कांग्रेस जो कर रही है उसको करना ही चाहिए और उसकी आक्रामकता ही लोकतंत्र को जीवित रखेगी। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष 2 पहिए होते हैं। ये लोकतंत्र में सत्ता यदि मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन सिर्फ यह कहने से, गरजने से और अविश्वास प्रस्ताव के कुछ हवाई आरोपों से अगर कांग्रेस समझती हो कि वो आक्रामक हो रही है तो जन जन का विश्वास हम प्राप्त करते रहे और वो सदैव अविश्वास प्रस्ताव लाती रहे सदन में, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। हम यह जानते हैं कि कांग्रेस अब संगठन नहीं है और यह कहते हुए दुख हो रहा है मुझे। कांग्रेस एक वंश की शाखा बन गई है और वो शाखा यहां पर आई है। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के जो यहां अध्यक्ष हैं या प्रतिपक्ष के नेता हैं वो किसी शैडो के में काम नहीं करते हैं? वो एक शैडो में काम कर रहे हैं और पहले दिन ही देखिए, अध्यक्ष बनाया तो मंत्री बनाए रखा, कुछ दिन बाद मंत्री पद से हटा दिया। इसलिए कांग्रेस की आक्रामकता नहीं है। सड़क पर क्या कर रही है कांग्रेस? मैं जानना चाहता हूं पिछले 8 वर्षों में कांग्रेस ने कौन सा जनसंघर्ष किया जिससे जनता उसके पीछे खड़े हो? एक जनसंघर्ष नहीं है। हां, हिंसा में जरूर विश्वास। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री उज्जैन में लाठी लेके दौड़ते हैं गाड़ी से, ग्वालियर में कार्यक्रम में भाग लेते हुए पत्थरबाजी करते हैं और किसानों को भड़काकर व्यापारियों के खाद की दुकान लुटवाते हैं। यह कांग्रेस अब हिंसात्मक, लेकिन हिंसा से जनतंत्र कभी मजबूत नहीं होता। जनसंघर्ष से जनतंत्र में आप सरकार बना सकते हैं या सत्ता में आ सकते हैं। हिंसा, अहिंसावादी, गांधीवादी लोग अगर हिंसावादी हो जाएंगे तो राजनीति कहां जाएगी? इसलिए अब मुझे अभी चिंता लगती है हमेशा कि आने वाले दिनों में जो जो चुनाव नजदीक आएगा त्यों त्यों कांग्रेस हिंसावादी होगी, कानून पूरी तरह से वो मखौल उड़ाएगी। उससे रास्ता बंद हो चुका है। जनतंत्र के रास्ते में वो चाहती है कि बुलेट से आए, बैलेट से नहीं आए। इसलिए मैं एक सिरे से खारिज करता हूं उस अविश्वास प्रस्ताव के 35 आरोप में
मुझे कोई कहे 10 में से कितना नंबर, तो 0। तो क्या माना जाए छवि खराब करने की कोशिश? सिर्फ उन्होंने एक सर्वे करवाया राहुल गांधी ने, उस सर्वे में 85% से ऊपर की हाइट आई है और भाजपा के लिए 173 सीट से अधिक प्राप्त करने की बात कही गई। ये कांग्रेस के सर्वे का रिपोर्ट है। उसके बाद उन्होंने सोचा है कि क्यों ना शिवराज सिंह चौहान पर पर्सनल व्यवहार किया जाए जिससे इनकी छवि खराब हो। और एकमात्र, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि शिवराज जी की छवि यानी आज जनता की छवि है। वो शिवराज जी की व्यक्तिगत कोई छवि नहीं, जनता की छवि है। और जनता की छवि को आप अमिट होती है, उसको मिटा नहीं सकते आज की तारीख में, क्योंकि आपकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। जनता का विश्वास है नहीं और आप अविश्वास ला रहे हैं। जनता के विश्वास प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक बात सामने आती है कि मंत्रियों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बात बीजेपी करती है। क्या इस पर काम चल रहा है? क्या तैयार हो गए हैं? और ये क्या पैमाना रहेगा अगले चुनाव में टिकट देने की? देखिए, ये संगठन की सतत प्रक्रियाएं हैं। कौन कितना काम, आकलन जो होता है और मूल्यांकन, ये सदैव संगठन में मंथन की प्रक्रिया है। ये बिना बताए भी होती है और कभी कभी बताकर भी होती है, और इसकी चर्चाएं हम लोग करते रहते हैं। संगठन में और सत्ता के माध्यम से सदैव सर्वे होता रहता है। जहां हमें लगता है कि हमारे प्रतिनिधि को बताना चाहिए, वहां कभी मुख्यमंत्री जी बताते हैं, कभी हम बुलाकर बताते हैं। और आगाह करना, सचेत करना, यह संगठन और सत्ता के मुखिया दोनों का काम है। अन्ना हजारे का हम आंदोलन देखें, लाखों की संख्या में युवा जुड़ गए। युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी की क्या रणनीति? क्योंकि आज का युवा जो है वो राजनीति में आना चाहिए, बात तो सब करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है बीजेपी के पास प्रदेश में? सबसे छोटा विधायक किस पार्टी में है? आप कांग्रेस की टीम खड़ी करिए और हमारी टीम खड़ी करिए। सर्वाधिक युवा विधायक भारतीय जनता पार्टी में रमेश भटेरे, कांवरे, राजेंद्र वर्मा जो अभी सोनकच्छ में जीता है, मुकाम सिंह, मैं एक नहीं अनेक नाम, युवाओं की होड़ लगी। हां, और युवा भारतीय जनता पार्टी के स्वयं शिवराज सिंह जी कितने बड़े हैं? 42 वर्षीय राहुल गांधी किस युवा की बात करते हैं? इसलिए युवा होता है आदमी मन से, और भारतीय जनता पार्टी में आज युवाओं की ढेर लाइन लगी हुई है। और हम मानकर चलते हैं कि क्या मध्य प्रदेश का युवा नहीं होता तो हम चुनाव जीतते क्या? आप एक बार चलिए तो सही हमारे साथ। युवा मोर्चा 5 लाख नए सदस्य बना रहा है, अनुसूचित जाति मोर्चा 5 लाख नए सदस्य बना रहा है, महिला मोर्चा 4 लाख नए सदस्य बना रही है, छोटे छोटे प्रकोष्ठ भी 1-1 लाख के सदस्य बना रहे हैं। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जहां 1 लाख सदस्य मुस्लिम बन रहे हैं। विस्तार की मैंने नई कहानी गढ़ी है। लोभ से, स्वार्थ से नौजवान नहीं जुड़ता है, त्याग समर्पण के भाव से जुड़ता है। मैं अक्सर कहता हूं, राजनीति दुकान मकान खदान नहीं है, राजनीति धंधा नहीं है, राजनीति रोटी नहीं है, राष्ट्र है। अगर राजनीति रोटी हो जाती तो राष्ट्र की रखवाली हम नहीं कर पाएंगे। रोटी एक आवश्यकता का अंग हो सकता है, रोटी मेरे पेट की अनिवार्यता हो सकती है, लेकिन रोटी राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। और इसलिए राष्ट्र और रोटी में समझने वाले युवाओं की जरूरत है। कैरियर या कंट्री, क्या चाहिए आपको? तो आज कैरियरिस्ट भी चाहिए और कंट्रीमैन भी चाहिए। लेकिन राष्ट्र कंट्री के कैरियर पर अपना कैरियर, हमारा अपना कैरियर कुछ नहीं है, कंट्री का कैरियर है। आप कहते हैं कि 62 साल की आयु में आप राजनीति को अलविदा कर देंगे। ये ऐसा ही बयान कहा जाता है जैसे कि दिग्विजय सिंह देते हैं, यानी कि ये पॉलिटिकल स्टंट कहा जाता है। इसको आप किस रूप में? नहीं, मैं दिग्विजय सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। 10 वर्ष उन्होंने कहा था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं राजनीति में सम्मान भी करता हूं, किसी बात को अपना कोई वाक्य रखता है तो। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में 10 साल कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर सरकार नहीं बनी 2004 में। और मैं खुलकर प्रशंसा करता हूं इसलिए कि उन्होंने अपनी बात को रखा। वो 2 चुनाव भी हुए हैं, कहीं लड़े नहीं। आगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 2013 नवंबर तक चुनाव नहीं लड़ेंगे इसकी स्वयं उन्होंने घोषणा की हुई। और अभी तक राजनीति में कहता नहीं करता। मैंने ये कहा कि 62 वर्ष के बाद मैं कोई सक्रिय राजनीति में काम नहीं करूंगा, और कहा नहीं है। मैं अब तक जो काम वो करता हूं, और इसलिए कि शरीर की स्वच्छता राष्ट्र की स्वच्छता का एक नियम है। मैं स्वयं रहूंगा और आगे वाली पीढ़ियों को दस्तूर ना 50 वर्ष कर रहा हूं, इतना करूंगा। मेरा तरीका है 20 साल वाली चाहिए कि राजनीति दावपेच नहीं है। दावपेच करते करते हमारा स्वभाव क्या हो जाता है? मैंने देखता हूं राजनीति को रात को नींद नहीं आती, सोते नहीं, क्योंकि राजनीति योजना है, राजनीति सकारात्मक कार्य है, राजनीति मातृभूमि की पूजा है,
राजनीति समाज आराध्य करने का है, समाज देवता की पूजा है, कुल देवता की पूजा है। प्रॉब्लम ये हो गया कि राजनीति को लोगों ने जिस निगाह से देखा है, समाज का चश्मा क्या कहता है? समाज का चश्मा कहता है राजनीति मतलब चोर, राजनीति मतलब भ्रष्टाचार, राजनीति मतलब अनास्था, राजनीति मतलब घृणा। लेकिन यह क्या सब पर लागू करेंगे? और इसीलिए मैंने कहा था एक समय, जब अन्ना हजारे की बात आपने की थी, तो मैंने सबसे पहला था कार्यकर्ता जिसने कहा था कि अन्ना हजारे ईमानदारी का विश्वविद्यालय नहीं चलाते हैं, कि उनने जिसको कह दिया वो ईमानदार, बाकी सब बेईमान। इसलिए तात्कालिक परिस्थितियों का कारण अन्ना हजारे आज सब कुछ देख रहे हैं आप, जो कुछ भी उनके पीछे लोग खड़े हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ता है तो हम तो उसके साथ हैं, लेकिन लोग युवा जुड़ गए। युवा चाहता है, आज भी आप क्यों कहते हैं बड़ा ईमानदार आदमी है? क्योंकि उसकी कमी हो गई। और जो ईमानदारी से काम करता है उसको देर सवेर रिकॉग्नाइज जो होता ही है। आप जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन हैं, जब कभी बड़े फैसले लेते हैं तो भीतर का पत्रकार जागता है या फिर बतौर एक राजनीतिज्ञ फैसला लिया जाता है? आपने जब मुझे एक सवाल किया था कि आप मुखर हैं, उसके पीछे पत्रकारिता की नींव है। मैं जब कोई खबर लिखता था तो मेरे को लगता था कि कहीं मैं इस खबर में खुद तो नहीं हूं, मेरी लाभ हानि तो नहीं है, मेरा स्वार्थ तो नहीं है। मैं खबर के सामने समाज को रखता था, और इसीलिए मेरे फैसले में मैं अपना स्वार्थ देखता हूं कि मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है। और निस्वार्थ फैसला जब होता है तो वो पत्रकारिता के कारण मुझे लाभ भी है, और हां, पत्रकारिता के कारण आप सबका सहयोग भी मिलता है। लेकिन एक ये भी है कि जितना छिद्रान्वेषण मैं करता हूं, अगर मेरे से छोटी सी भी गलती होगी तो मुझे उस छिद्रान्वेषण का और पत्रकार होने की मुखरता का मुझे सजा भी मिलती है कि अगर कोई ऐसी बात हो गई तो कोशिश रहती है। पत्रकारिता के कारण कार्य करने में मुझे सुविधा हुई, मैं व्यक्तियों को समझने में लगा रहता हूं। लेकिन एक उसके कारण कभी कभी दिक्कत भी आती है कि कहीं मेरी अंतरात्मा जो निष्पक्षता की रहती है तो वहां लगता नहीं। लेकिन पार्टी में व्हेन हम कहते हैं कि हम कमिटेड हैं तो हमें कमिटमेंट मानना पड़ता है, और कमिटमेंट है इसलिए कोई निर्णय जब सामूहिक होते हैं तो फैसला मानना पड़ता है। कभी कभी मेरे मन के अनुसार भी नहीं होता है, और सब फैसले मेरे मन के अनुसार वो संभव नहीं है पार्टी, क्योंकि पार्टी सबकी है कि खाली अध्यक्ष की नहीं है। इतना बड़ा संगठन है, आप दायित्व संभाल रहे हैं, कई फैसले लेने होते हैं, कई लोग मिलते हैं, तनाव तो होता हुआ, तनाव दूर करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, राजनीति जो है ना, परिश्रम, पराक्रम, अवसर, ये सबको राजनीति में नहीं मिलता है। आप तनाव, अगर स्ट्रेस आपके लाइफ में है, क्या संतों के जीवन में स्ट्रेस नहीं होता है? समाज है तो तनाव होगा। तनाव किसके लिए? समाज के लिए, स्वयं के जीवन के लिए? तो मेरे स्वयं के जीवन के लिए कोई तनाव नहीं कि मैं अपने कारणों से तनाव में हूं कि मेरा क्या होगा ये कब। हां, मेरी पार्टी का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, इस तनाव से मैं जरूर कभी कभी तनाव में रहता हूं। आपके 2 बेटे हैं, आप चाहते हैं कि वो राजनीति में आए? राजनीति में मेरे पिताजी राजनीति में थे ही नहीं, वो तो मुखिया थे गांव के, बंबई में जीएम थे वो, चालान डाइंग ब्लीचिंग मिल के, प्रकाश कॉटन मिल और भारत बैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे, 3 कंपनियों के जीएम थे वो। हम तो बंबई में पैदा हुए, वहाँ पैदा हुए दरभंगा में, और बंबई चले गए पढ़ने। वहीं पिताजी माताजी के साथ रहे, छोटी उम्र में माताजी नहीं रही, और उसके बाद हम फिर इमरजेंसी में ग्वालियर आ गए। तब से कभी देखा ही नहीं क्या कैसी दुनिया होती है। इसलिए मैं क्या बनूंगा ये उसको तय करना होता है, लेकिन मैं इसको अपराध नहीं मानता कि किसी राजनेता का बेटा या किसी कार्यकर्ता का बेटा अगर कार्यकर्ता बनता है तो कोई अपराध नहीं। लेकिन पैराशूट की तरह नहीं आना चाहिए, विरासती पुत्र नहीं होना चाहिए। मेहनत करो, काम करो। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से हमसे आज चर्चा की। अगली बार और किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।